अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स का टीचर सर इंजीनियर मोहम्मद उस्मान मुग़ल। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों से जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूं जी, इसका नाम है फ़िज़िकल ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशनल वेव्स। हमारे पाकिस्तान के जितने भी बोर्ड्स हैं उन तमाम बोर्ड्स ए लेवल एंट्री टेस्ट तक ये MCQs आपके काम आने हैं। इन MCQs को अच्छे तरीके से समझें। इसमें हम मेलस लॉ को डिस्कस करेंगे, पोलराइजेशन को डिस्कस करेंगे, ब्रिस्टर एंगल को डिस्कस करेंगे, ग्रेविटेशनल वेव्स को डिस्कस करेंगे, इंटरफेरोमीटर को डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ये चैप्टर। तो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, ज़ाहिर बात है MCQs इसके बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं आप लोगों के, ठीक है। तो लिहाजा इन चीज़ों को गौर से सुने, आपके इंशाल्लाह 90% चीज़ें बल्कि इससे भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। 100% तो मैं आपको नहीं कह सकता क्योंकि उसमें कुछ एफर्ट आपकी अपनी भी होगी, कुछ दिमाग आपका अपना भी चलेगा। तो चलें जी, हम टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं आज से ब्यूटीफुल से लेक्चर को। 13 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर मैंने ये सारी MCQs की सीरीज़ को तैयार कर रहा हूँ और ये MCQs की सीरीज़ को ट्रेंडिंग पर लाना आप बच्चों का काम है। और इंशाल्लाह ये सीरीज़ बहुत जल्द जो है वो बहुत हज़ारों बच्चों ने इसको देखना है इंशाल्लाह, ठीक है। तो लिहाजा चीज़ों को अच्छे तरीके से समझते जाएं, ठीक है। आपका भी अच्छा वक्त आएगा और हमारे चैनल का भी अच्छा वक्त आएगा, ठीक है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन का लफ्ज़ निकला है पोलराइज से, जारी बात है। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, हमारे पास ना ये सपोज करते हैं एक सोर्स ऑफ लाइट है, ये एक लैंप से लाइट निकल रही है। ये लाइट में आप देखें बहुत सारी डायरेक्शंस हैं। लेट्स सपोज X एक्सिस है, Y एक्सिस है और Z एक्सिस। ये लाइट यहाँ से जो निकल रही है, ये सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे पड़ा है, S लिख रहा हूँ, सोर्स ऑफ लाइट। इस सोर्स से लाइट डिफरेंट डायरेक्शंस में निकल रही है, X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस की डायरेक्शन में निकल रही है। मगर अगर मैं कहता हूं कि यार मैंने ना लाइट को सिर्फ किसी एक डायरेक्शन में हासिल करना है, इसके अंदर मल्टी डायरेक्शंस हैं, बट आई वांट कि मैं क्या काम करूं, इस लाइट को सिर्फ एक डायरेक्शन में हासिल करूं। द प्रोसेस ऑफ फोर्सिंग लाइट वेव्स, ये जो लाइट की रेज हैं या वेव्स हैं, इनको एक ही प्लेन में वाइब्रेट करवाना, सिर्फ एक प्लेन में हासिल करने के अमल को बोलते हैं पोलराइजेशन। The process of forcing light waves to vibrate only in one plane is called polarization. That is the beautiful, cute and just looking पप्पू वाली डेफिनेशन। इसको बैक करके लिख भी लीजिएगा अगर आप पोलराइजेशन की डेफिनेशन को याद करना चाहते हैं। तो अब अगर मैं इसको डिफरेंट डायरेक्शन में हासिल करना एक डायरेक्शन में हासिल करना चाहता हूँ, सॉरी, उसके लिए मुझे इसको गुजारना पड़ेगा एक पोलराइड में से, जिसको हम पोलराइज फिल्टर भी बोलते हैं। अब ये जो फिल्टर होता है ना, इस फिल्टर का काम क्या होता है? फिल्टर आउट करना। इस फिल्टर के अंदर स्पेसिफिक डायरेक्शंस होती हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं ये जो आपको डायरेक्शन नजर आ रही है, यूं ये वर्टिकल लाइंस नजर आ रही हैं, वर्टिकल डायमेंशंस इसके अंदर नजर आ रही हैं। इसका मतलब ये काम करेगा, आने वाली लाइट में से सिर्फ जो लाइट इसके अंदर से गुजर सकती है, यानी जो लाइन वर्टिकल होगी वही इसके अंदर से गुजर सकेगी ना। क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना? तो याद रखें। अब इस वक्त देखें कि ये डायरेक्शन किस, ये जो लाइन है, मैं इस एक लाइन को ऐसे ब्लू से शो करता हूँ। ये जो इसके अंदर ओपनिंग है, ये बेसिकली ऐसी है कि ये सिर्फ इस डायरेक्शन में लाइट आ रही होगी उसको गुजरने देगी। तो आप देखिए जो आउटपुट में हमें लाइट मिली है वो सिर्फ वो डायरेक्शन में मिली है जो डायरेक्शन इस पोलराइज फिल्टर के अंदर है, जो स्पेसिंग है इसके अंदर जहां से गुजर के उसने आना है लाइट। बाकी जो X वाली आ रही होगी वो इसके साथ बच के ब्लॉक हो जाएगी, Z वाली भी ब्लॉक हो जाएगी, Y वाली क्योंकि इसके पैरेलल है तो Y वाली गुजर के बाहर आएगी। तो अब देखें, हमने लाइट को डिफरेंट डायरेक्शंस में जो लाइट होती है, इस लाइट को बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं इसको? अनपोलराइज्ड लाइट। और जो हमने ये वाली हासिल की है इसको बोलते हैं PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये किसी भी अनपोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाना, यही तो होता है पोलराइजेशन। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको पोलराइजेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। सो पोलराइजेशन का फिनोमिना में हमें क्या काम करते हैं? फिर लाइट को सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हासिल करना। तो अब ऑप्शंस बने। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग, ये तो बिखेरना, ये तो बंद ही नहीं सकता। द प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट टू वाइब्रेट इन स्पेसिफिक प्लेन, हाँ ये बात समझ में आती है। लाइट को एक स्ट्रेट लाइन में नहीं, जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन में, वो वर्टिकल लाइन भी हो सकती है, वो सर्कुलर
पोलराइजेशन भी होती है, एलिप्टिकल पोलराइजेशन भी होती है, तो स्ट्रेट लाइन तो जरूरी नहीं है। अच्छा, फिनोमिना ऑफ लाइट चेंजिंग कलर, नहीं, इसका तो कलर की प्रॉपर्टी से कोई तल्लक ही नहीं है, तो लिहाजा हमारे पास जो इसका बेस्ट आंसर बनेगा वो अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट आंसर बनेगा ब्रावो बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास बीटा इसका आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं जी। द फिनोमिना डेट प्रूव्स लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, तो याद रखिएगा लाइट की दो तरह की अपना जो हम ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पढ़ते हैं ना, याद रखें ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड बट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड। ये लाइन मेरी लिख लेना बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ट्रांसवर्स वेव्स को पोलराइज किया जा सकता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को पोलराइज नहीं किया जा सकता। उसकी वजह देखिए, ट्रांसवर्स वेव में आपको पता है वेव की डायरेक्शन यूं होती है और पार्टिकल की डायरेक्शन वाइब्रेशन की यूं होती है। इसका मतलब इसके अंदर दो डायरेक्शंस हैं, एक्स एक्सिस वाली सपोज करें और वाई एक्सिस वाली। इसका मतलब हम इसको किसी एक डायरेक्शन में हासिल कर सकते हैं, इसका मतलब ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। अच्छा, दूसरी तरफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जिस डायरेक्शन में वेव होती है पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन के अलोंग होते हैं। अब ये इसका मतलब अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो पार्टिकल की जो नचना है वो भी एक्स एक्सिस के अलोंग है, वेव की डायरेक्शन भी एक्स एक्सिस के अलोंग है। ये तो ऑलरेडी पोलराइज्ड है, इसके अंदर तो मल्टी डायरेक्शंस है ही नहीं है, तो लिहाजा इट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड, ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आपको पता लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट? लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो नेचर में ट्रांसवर्स होती हैं, क्योंकि लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर कॉम्बिनेशन से बनती है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर कंजंक्शन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं। इसका मतलब लाइट के अंदर भी परपेंडिकुलर वाली यानी ये वाली नेचर पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट की नेचर ट्रांसवर्स नेचर होती है, तो जिस चीज की भी नेचर ट्रांसवर्स नेचर होगी उसको पोलराइज किया जा सकता है। बड़ी बंबू बात की है मैंने, ठीक है, इसको बड़े ध्यान से पीछे बैक करके सुन लेना। तो इसका मतलब है कि लाइट की ट्रांसवर्स नेचर होती है। इस बात का अंदाजा हमें किससे पता चलता है? पोलराइजेशन से, क्योंकि ये पोलराइज हो जाती है। आगे कहता है पोलराइड इज यूज्ड टू, अच्छा पोलराइड का काम क्या होता है? तो पोलराइड का काम होता है किसी भी अनपोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाना, यानी उसको एक पर्टिकुलर प्लेन में भेजना, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस करना इसका काम होता है। तो आंसर है चार्ली। देखिए, जिन ऑप्शंस पे मुझे लगेगा ना कि ये ऑप्शंस पे गौर करने वाला है, उस पे तो मैं आपको हर ऑप्शन के साथ बताऊंगा। अदरवाइज हम अगर एक एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे तो हमारे पास बहुत टाइम लग जाएगा, और हमारे 80+ MCQs है ये जिनको हमने कवर करना है, ठीक है, और बोर्ड के पेपर के लिहाज से और एंटी टेस्ट के लिहाज से भी बीच में चीज़ें क्लियर करनी है। तो हमारे पास टाइम लिमिटेड है, चीज़ें बहुत सारी हैं, मगर मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स को जरूर आपको डिलीवर करूंगा। ठीक है, ये सीरीज ऐसे ही नहीं तैयार की जा रही, इसके पीछे ये एक लेक्चर तैयार करने के पीछे, ये MCQ स्पेसिफिक उठाने के पीछे, इनको बनाने के पीछे एक अच्छी बड़ी मेहनत होती है। ठीक है, और यहाँ पे आके बोलना ये एक अलग मेहनत है पुत्र। अभी तुम लोग जो थोड़े से छोटे बच्चे, तुम्हें पता एहसास नहीं है अभी इन चीज़ों का, इसलिए इसको करते जाओ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। आगे, When unpolarized light passes through a polarizing filter, कहता है जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट किसी फिल्टर में से पोलराइज फिल्टर में से पास करती है तो इलेक्ट्रिक द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बताए लाइट में मैंने अभी बताया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद होती हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के भी कंपोनेंट होते हैं, कहते हैं बताएं कौन सा कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पास करेगा फिल्टर में से। तो अभी मैंने बताया था फिल्टर में से वही चीज पास करेगी जो फिल्टर की लाइनों के पैरेलल होगी, जो फिल्टर के अंदर स्पेसिंग्स हैं छोटी छोटी, ठीक है, उनके पैरेलल होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर वाली तो ब्लॉक हो जाएगी। अब देखो ना, सिंपल सी बात है कि अभी मैंने आपको बताया था जिस तरह ये ऊपर ही, बल्कि आप देखो ना, अब ये स्पेसिंग है यूं, सपोज करेंगे ओपनिंग है यूं, अब कोई चीज आए शू ऐसे, तो वो तो इसके पास से नहीं गुजर सकती, वो तो ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है इसको। आगे चलते हैं अब, तो इसका मतलब है इस तो अनपोलराइज्ड लाइट वही फिल्टर में से पास करेगा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो क्या होगा, फिल्टर के एक्सिस के पैरेलल होगा। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन बनेगी फिर? ऑप्शन नंबर चार्ली। आगे, व्हाट हैपेंस टू द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट आर नॉट पैरेलल, तो अभी मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो कि हमारे पोलराइजर का जो एक्सिस है, यानी पोलराइजर से मुराद जिसने पोलराइजेशन परफॉर्म करनी है, पोलराइड मटेरियल, ये ऊपर जिस तरह ये था, जो तो इसकी एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी, जो यानी ऐसे आ रही होगी। अब देखो ना, एक ऐसे आ रही है, अब जो ऐसे आ रही है वो इसके पास आके ब्लॉक हो जाएगी, वो इसमें से पास ही नहीं करेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? कौन सी ऑप्शन बन गई? दे आर ब्लॉक्ड। ओके, नाइस। चलो
चलो अब आगे चलते हैं। द अनपोलराइज्ड लाइट कैन बी पोलराइज, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है पोलराइज करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। पोलराइजिंग फिल्टर से भी कर सकते हैं, बीम स्प्लिटर की मदद से भी कर सकते हैं, कैल्साइट और क्वार्ट्ज के कुछ क्रिस्टल्स होते हैं स्पेशल, उनकी मदद से भी कर सकते हैं। तो इट्स आंसर इज ऑल ऑफ दिस। बुक की लाइन है ये जस्ट। कहते हैं जी बताएं इनमें से कौन सी ऐसी है जो पोलराइजेशन की टाइप है। तो सर्कुलर पोलराइजेशन, लीनियर पोलराइजेशन, इलिप्टिकल पोलराइजेशन, ये सारी पोलराइजेशन की टाइप्स हैं। आगे अच्छा, अब ये पोलराइजेशन की टाइप्स के लिए मैंने एक छोटा सा इमेज कहीं से उठाया था, ये देख लें। ये एक बल्ब है, इससे लाइट निकली और ये अनपोलराइज्ड लाइट है इस वक्त, ये अनपोलराइज्ड यूपीएल है, ठीक है। और जब ये अनपोलराइज्ड लाइट, यानी ये भी अनपोलराइज्ड लाइट ही है अभी, ये जैसे ही आई है, ये ग्लासेस है, सन ग्लासेस, ये स्पेशल पोलराइड मटेरियल की बनी होती हैं। ये पोलराइड मटेरियल क्या काम करता है आप देखें, उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट बना के बाहर निकाल देता है। तो जो स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में आपको हासिल होती हैं, आमतौर पे हम इसको लीनियर पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो लीनियर पोलराइजेशन, तो हम कह सकते हैं कि जो सन ग्लासेस है ये लीनियर पोलराइजेशन की एग्जांपल है, ठीक है। आगे उसके बाद जो सर्कुलर पोलराइजेशन, ये टॉपिक पूरे आपने बुक में पढ़े हुए हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, वी आर डीलिंग विद द एमसीक्यूज, ये याद रखें, ये ना भूलें, ठीक है। अच्छा, सर्कुलर पोलराइजेशन में क्या होता है, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड या जो भी फील्ड होती है जिसके ये वेक्टर होते हैं, ये वेक्टर सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कर रहे होते हैं, एक सर्कुलर ऑर्बिट की फॉर्म में होती है। जिससे जो डिस्क डीवीडी है या हमारे पास सीडीज है, जो कॉम्पैक्ट डिस्क वगैरह थी, ठीक है। अब तो माशाल्लाह ज़माना चेंज हो गया हुआ है, पुराने ज़माने में ये सीडी और डीवीडीज होती थी, आपने देखी होगी इस तरह की। तो ये इससे जितनी भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो सारी की सारी सर्कुलर पोलराइजेशन परफॉर्म करती है। ये स्पेशल मटेरियल्स के बने होते हैं जो सर्कुलर पोलराइजेशन परफॉर्म करवाते हैं। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, डेट इज नॉट अवर कंसर्न हियर, ओके। आगे एलिप्टिकल पोलराइजेशन, ये कॉम्बिनेशन होता है सर्कुलर और लीनियर पोलराइजेशन का, एक ये बात याद रखनी है। और याद रखिएगा इनमें से सबसे कॉमन, ये बड़ा मशहूर एमसीक्यू है, सबसे कॉमन पोलराइजेशन की जो एग्जांपल है वो कौन सी है, तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पोलराइजेशन इज एलिप्टिकल पोलराइजेशन। और ये कॉम्बिनेशन होती है सर्कुलर और लीनियर पोलराइजेशन का। और इसके अंदर बाकायदा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स होते हैं ना, एक्स और वाई, वो कंपोनेंट्स मैग्नीट्यूड में भी सेम नहीं होते और उनके फेज में भी डिफरेंस हो सकता है। तो मैग्नीट्यूड और फेज जो होता है वो कंपोनेंट्स का, वो भी आपस में डिफरेंट हो जाता है और उनके मिलने से ही बेसिकली ये एलिप्टिकल टाइप की शेप एक बनती है, जो कि आप ऑलरेडी अपनी क्लास के अंदर लेक्चर्स के अंदर बहुत डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ चुके होंगे। हम अब इन चीज़ों को एमसीक्यूज के लिहाज से देख रहे हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। ये मैंने वैसे एक एग्जांपल से डाली हुई थी कि ये अनपोलराइज्ड लाइट है, पहले प्लेन पोलराइज्ड लाइट हुई, उसके बाद ये एक स्पेशल मटेरियल होता है, ठीक है, ये क्रिस्टल होते हैं कुछ, जिसके अंदर से हम इसको पास करवाते हैं तो ये सर्कुलरली पोलराइज्ड बन जाते हैं, ठीक है। ये अपना इधर लिखा भी होगा इसने ना, इसको देख लेना, वेव, ये कोई क्या लिखा है यार, अब मुझे खुद नहीं नज़र आ रही, इसके अंदर वो एक वर्ड लिखा हुआ था, जूम करके चेक कर लीजिएगा। खैर बहरहाल बुक में लिखा भी हुआ है आपकी, वो आपने पढ़ा होगा लॉन्ग में। मगर ये एमसीक्यूज अब इसमें से कैसे आएंगे, कहते हैं व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट्स इन सिंगल प्लेन। अभी मैंने बताया अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ सिंगल प्लेन में हासिल कर रहे हैं, इस लाइट को क्या बोलेंगे, लीनियर पोलराइजेशन बोलेंगे। और मोस्ट कॉमन एग्जांपल लीनियर पोलराइजेशन की कौन सी है, पोलराइड सनग्लासेस वाली, अभी मैं आपको ये भी बता चुका हूँ। देखें कितना फायदा होगा ऊपर वाली बात का हमें। आगे सर्कुलर पोलराइजेशन में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होता है, सारी बात है, नाम से ही पता चल रहा है कि वो क्या काम करेगा, सर्कुलर मैनर में रोटेट कर रहा होगा, और ऊपर डायग्राम में भी देखा था। और सर्कुलर पोलराइजेशन की एग्जांपल में सीडी और डीवीडी, ये भी मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। तो ये देखें ऊपर वाली जो बात है उसका कितना फायदा नीचे हो रहा है। आगे सो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ट्रेसेस एन एलिप्टिकल पाथ, जब एलिप्टिकल पाथ बनेगा तो एलिप्टिकली पोलराइजेशन होगी। और मैंने बताया मोस्ट जनरल पोलराइजेशन कौन सी है, एलिप्टिकल पोलराइजेशन है, ये अलग से एमसीक्यू है। आगे एलिप्टिकल पोलराइजेशन किस किस चीज का कॉम्बिनेशन होती है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर एंड सर्कुलर पोलराइजेशन। उसके बाद एलिप्टिकल पोलराइजेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लो, ये भी बात मैं बता के आया हूँ ऊपर। तो अब देखिए मैंने जितनी आपको ऊपर बातें बताई हैं उसी से रिलेटेड सारे एमसीक्यू से ही आ रही है। और अगर भी तुम्हें ना समझ आए तो फिर यकीन मानो सीधी सीधी चपेड़े ही बनती हैं ठा ठा करके, और कुछ नहीं बनता। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स और ई वाई जो कंपोनेंट्स हैं एलिप्टिकल पोलराइजेशन में, ये क्या होते हैं, ये एम्पलीट्यूड में भी यानी मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंट होंगे और फेज में भी क्या होंगे, ये डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसका आंसर है चार्ली। बुक की लाइनों के एमसीक्यूज हैं ये, जब आप अपनी बुक पढ़ेंगे ना तो आपको बुक के अंदर से ही एमसीक्यूज नजर आएंगे, मिलेगा, आप खुद कहेंगे कि हाँ यार ये सर ने वाकई बड़ी मेहनत की हुई है। तो बुक की लाइनों में से जहां जहां से पॉसिबल एमसीक्यू बनता था भाई उठा के लाया हूं, ताकि तुम्हारी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाए। और जिस बच्चे ने इन लेक्चर्स पूरी सीरीज को देखा होगा अच्छे तरीके से,
इंशाल्लाह पेपर में उसके 90% से ऊपर एमसीक्यू सही होंगे। 10% हो सकता है इसमें से ना हो, मगर वो चीज़ें ऐसी होंगी जो मैंने आपको बताई ज़रूर होंगी, जो मैं साइडों पे करके यूं करके लिखता हूँ ना, ये भी पेपर में आती हैं। तो भाई इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी लेक्चर ले रहे हो अपनी टेक्स्ट बुक खोल के रखो, जो एमसीक्यूज नजर आता है साथ साथ उसको अंडरलाइन करते जाओ बुक से। पेपर वाले दिन तो बैठ के तुम पूरा पूरा 1-1 घंटे का लेक्चर तो नहीं ना लोगे, 12 चैप्टर तो 12 घंटे का लेक्चर लेने बैठोगे, तो उस दिन तो रिवाइज करना है। तो रिवाइज कहाँ से करके जाना है? बुक के ऊपर अंडरलाइन की होंगी चीज़ें, आधे घंटे में, बल्कि 15-15 मिनट में बच्चे जिनकी प्रैक्टिस होती है ना, वो 15-15 मिनट में एक चैप्टर के एमसीक्यूज रिवाइज करके वो जाते हैं। रट्टा नहीं मारना, मैं पहले बता रहा हूँ। आगे अब ये ना हो तुमने कि कोई बच्चे होते हैं माशाल्लाह ये क्या काम करते हैं, एमसीक्यूज़ की ऑप्शंस तक जुबानी याद करते हैं, ऐसे चरसी हैं। अच्छा, अब एमसीक्यूज़ की ऑप्शन कैसे याद करते हैं? कहते हैं यार अच्छा ये वाला एमसीक्यू आया ना, थोड़ी सी स्टेटमेंट याद करते हैं पहले, ठीक है, अच्छा फलां एमसीक्यू आएगा ना, अच्छा इसकी बी ऑप्शन है तो जी बी लगा के आ देंगे, तो पेपर में वो बी की जगह सही दी हुई, तो फिर क्या करोगे? ओ भाई कोई खुदा का खौफ खा लेना, ठीक है। ये कई बच्चे माशाल्लाह वो कीड़ी पकड़ के पेपर में चला देते हैं, कहते हैं जहाँ जहाँ पे जाएगी वहाँ पे सर्कल लगाई जाएंगे, ठीक है। तो वो पुत्र एक तुम्हारे दिमाग में भी कीड़ी चली जाएगी ना, तो वहाँ पे दिमाग में भी गोली मार देना सीधी ठीक है, कोई खुदा का खौफ खाओ, इस तरह के जो है ना टोटके ये नहीं अप्लाई करने हैं, ठीक है। आगे द सेकेंड पोलराइड, लो जी ये जो हमने पहला पोलराइड पढ़ा था वो तो अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज करता है। अच्छा अब ये दूसरा पोलराइड आ गया है, ये दूसरा पोलराइड क्यों आ गया है? ये ना प्लेन पोलराइज्ड लाइट को टेस्ट करते हैं, हम टेस्ट करते हैं कि क्या कोई लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट है या नहीं है। इसकी डिटेल्ड 1 मिनट की वीडियो है, बस डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, ठीक है। ये वीडियो इस टाइप की होगी ये, ठीक है, जिसमें आपको बकायदा मैंने प्रैक्टिकली, बड़े भाई बाहर से स्पेशल पोलराइड मटेरियल मैंने मंगवाए थे, ठीक है, उनकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। तो वो आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी कि पहले पोलराइड का और दूसरे पोलराइड का असल काम क्या है। पहले चले मैं हल्का सा बता देता हूं, पहला पोलराइड क्या काम करेगा, अनपोलराइज्ड लाइट को, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाएगा। दूसरे पोलराइड को हम अगर तो ये दूसरा पोलराइड आने वाली प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बिल्कुल पैरेलल होगा, तो लाइट बिल्कुल सीधी गुजर के आ गई, आप देखें, और आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी आउटपुट पे मिलेगी। मगर फिर सेकंड पोलराइड को जब हम रोटेट करवाते जाते हैं, और रोटेट करवाते करवाते अगर हम इसको परपेंडिकुलर कर दें पहले पोलराइड के, तो अब देखें ये खुद तो परपेंडिकुलर हो गया, आने वाली लाइट तो वर्टिकल है। अब देखें लाइट, आने वाली लाइट वर्टिकल है, ये पहले पोलराइड सपोज करें ऐसे था, ये भी वर्टिकल था, गुजर रही थी। अब ये सेकंड पोलराइड को रोटेट करवा दिया है, अब लाइट यूं आएगी तो आके क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, अब गुजरेगी ही नहीं इसमें से। तो फिर अगर ये सेकंड पोलराइड पहले पोलराइड के बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल के ऊपर आ जाएगा, तो आपको देखिए इधर लिखा हुआ है नो लाइट, तो आपको किसी किस्म की कोई लाइट नहीं मिलेगी। और ये उस वक्त होगा अगर आपकी आने वाली ये वाली जो लाइट है प्लेन पोलराइज्ड लाइट हुई, और अगर ये लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट नहीं होगी तो इसका मतलब कुछ ना कुछ लाइट उसमें से एक्स एक्सिस के अलोंग भी होगी जो गुजर जाएगी, और आपको मुकम्मल तौर पे लाइट जीरो नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ लाइट मिलेगी, मगर रिड्यूस जरूर हो जाएगी इंटेंसिटी। तो पोलराइड लाइट की इंटेंसिटी को भी रिड्यूस कर देता है, ठीक हो गया। तो ये टेस्ट है, अगर तो लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी तो सेकंड पोलराइड जिसको हम एनालाइजर बोलते हैं, उसको एनालाइजर इसलिए बोलते हैं, हम उसकी मदद से एनालिसिस करते हैं कि आने वाली लाइट आया कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट है या नहीं है, ठीक है। तो इसका तो सेकंड पोलराइड क्या काम करता है, पोलराइजेशन को डिटेक्ट करता है, और इसको क्या बोलते हैं, एनालाइजर बोलते हैं। नेक्स्ट कहता है व्हेन द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द टू पोलराइड्स आर पैरेलल, अभी ये पहली वाली बात कर रहा है ये कि जब दोनों पोलराइड्स के एक्सिस पैरेलल हैं तो मैक्सिमम लाइट आपको आउटपुट पे मिलेगी, तो जो लाइट होगी मैक्सिमम ट्रांसमिट होगी। और अगर हम क्या काम करें, अब दूसरी ये 17 एमसीक्यू में कहता है कि अगर सेकंड पोलराइड को रोटेट करवाते जाए इस तरीके से कि वो परपेंडिकुलर हो जाए। अब देखें जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज आ गए, तो मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं उसके साथ ही एमसीक्यू आ जाता है, और तुम्हें क्या चाहिए भाई। आगे तो बताओ क्या होगा जब वो सेकंड पोलराइड पहले पोलराइड के परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो आपको कोई लाइट नहीं मिलेगी, तो बिकम जीरो और वो डिसअपीयर हो जाएगी। और एनालाइजर का मेन पर्पस क्या है, अपना चेक करना वेदर द लाइट इज पोलराइज्ड और नॉट, ये भी मैं बता चुका हूं। और पोलराइजेशन ऑफ द लाइट बाय रिफ्लेक्शन, ये भी एक मेथड है, इस मेथड से भी हम पोलराइजेशन को चेक करते हैं। 1808 में सबसे पहले मेलिस अंकल ने की थी, ठीक है। उसके बाद अब थोड़ी सी बात को आगे लेके चलते हैं, आपकी बुक में ये बात भी लिखी हुई है, ये डायग्राम भी आपने कभी बुक में गौर से अगर देखी हो, ब्रिस्टर्स एंगल आपने पढ़ा होगा, ये उससे रिलेटेड बात आ गई है। द मोस्ट सूटेबल एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मैक्सिमम पोलराइजेशन इज अप्रोक्सीमेटली,
ये ना पोलराइजेशन है ग्लास सरफेस से, ये ग्लास सरफेस है, ग्लास ये देखिए यहाँ पे लिखा है मीडियम 1 मीडियम 2, मीडियम 1 एयर है, मीडियम 2 ग्लास है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 होता है। 2 MCQ तो यहीं पे बन गए। अब पेपर में आ जाए तो बच्चे कहते हैं सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो लिखा ही था वह बुक में ग्लास का। भाई ये क्या मैंगो लिखा है सॉरी, ठीक है, तो ये यहाँ से आपने मेरा पुत्र करना है। अच्छा, अब ये अनपोलराइज्ड लाइट आई, जब इस ग्लास सरफेस पे पड़ी तो इस सरफेस से यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ रिफ्लेक्ट होगी और कुछ यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गई। ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। देखो परपेंडिकुलर हो जाए, जिस एंगल के ऊपर ये रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड लाइट आपस में परपेंडिकुलर हो जाते हैं, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या नाम देते हैं? उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को पोलराइजिंग एंगल बोला जाता है या ब्रिस्टर एंगल भी बोला जाता है। ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस एंगल ऑफ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस पर ये जो पोलराइज, ये जो है ना प्लेन पोलराइज लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट, रिफ्लेक्शन के बाद जो पोलराइज हुई वो, और जो रिफ्रैक्ट होगी मीडियम के अंदर जो चली गई रिफ्रैक्ट हो गई, उन दोनों, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। इसको, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को पोलराइजिंग एंगल या ब्रिस्टर एंगल भी बोला जाता है। तो इसका मतलब है, अब देखिए अगला, तो ये और ये ग्लास इनसी, ये देखें ऊपर क्या है, द मोस्ट सूटेबल एंगल, ये ऑब्जर्व किया गया है, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है कि मोस्ट सूटेबल एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मैक्सिमम पोलराइजेशन इज अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री। ये बुक में भी लिखा हुआ था आपके, ये देखें, ठीक है। तो ये आपने इसको इंफॉर्मेशन के तौर पे याद करना है। एट ब्रिस्टर्स एंगल द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड बीम्स, अभी बताया रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड दोनों एक दूसरे के क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है। इसका मतलब इनके दरमियान में एंगल 90 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। और ये याद रखना, जो रिफ्लेक्टेड है वो प्लेन पोलराइज लाइट बन जाती है, और जो रिफ्रैक्टेड है वो भी मीडियम के अंदर से गुजरी है और वो भी प्लेन पोलराइज्ड है। ये भी आप देख सकते हैं, ये भी एक पर्टिकुलर प्लेन में जा रही है। आगे, तो ब्रिस्टर एंगल फिर क्या है? ब्रिस्टर एंगल is defined as the angle at which reflected light disappears, नहीं रिफ्लेक्टेड लाइट डिसअपियर थोड़ी हुई है, ये तो ऑप्शन नहीं बनती। रिफ्लेक्टेड लाइट बिकम्स ऑलमोस्ट पोलराइज, कंप्लीटली पोलराइज्ड, हाँ ये तो बात समझ में आती है। ट्रांसमिशन इज मैक्सिमम, नहीं जी ट्रांसमिशन तो मैक्सिमम नहीं हुई, ठीक है। रिफ्लेक्शन भी हुई है, ट्रांसमिशन भी हुई है, दोनों हुई है। लाइट इज स्कैटर्ड, नहीं बिखरी भी नहीं है, बल्कि सिर्फ दो हिस्सों में डिवाइड हुई है वो। तो इसका मतलब बाकी ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे, बेस्ट आंसर हमारे पास ब्रावो ही बन रहा है। तो निगलेक्ट दोज ऑप्शंस व्हिच कैन नॉट बी द आंसर और ऑलवेज चूज बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। कई दफा ऐसा लगता है कि ऑप्शन सारी सेम है, आपने बेस्ट आंसर को चूज करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अच्छा अब स्नेल्स लॉ जो होता है ना, स्नेल्स लॉ का एक फार्मूला याद रखें, ये होता है n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2। ओके, ये फार्मूला होता है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिस मीडियम में से लाइट आ रही होती है, और ये θ1 ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जो उस मीडियम में बन रहा होगा। ये n2 दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिसमें जा रही है, और ये θ2 उसके अंदर बनने वाला एंगल होगा। अच्छा, अब उस मीडियम के अंदर बनने वाला एंगल होगा। अब आप लोग यहाँ पर गौर से देखें, इस वक्त हमारी ये रे आ रही है, जिस मीडियम में से आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, और इसमें एंगल ऑफ, इसमें जो एंगल है वो θp है। तो मैं लिख सकता हूँ n1 sin θp इज इक्वल टू दूसरा मीडियम जिसमें जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, और उसमें जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, θr बन रहा है। ये आप देख सकते हैं दूसरे मीडियम में। ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये तो पहले मीडियम में देखो, ये मीडियम इससे ऊपर वाला मीडियम n1 एयर है, तो अब एयर में वापस चली गई है, ये अगले मीडियम में गई है, तो अगले मीडियम का यहाँ पे आएगा एंगल, ये याद रखना, ठीक है। तो n1 sin, ये बुक में पूरा प्रूफ है, लॉन्ग आपने पढ़ा है, तो मैंने फिर भी लिख दिया। तो n1 sin θp इज इक्वल टू n2 sin θr। तो वो कौन सी ऑप्शन बनती है, वो ये एक ऑप्शन बन रही है 4 दी। अब आप इसको खुद ही देख लीजिएगा, मैंने आपको एग्जैक्ट बता दी है। और इसमें ये भी बात आप लोगों ने, बल्कि वो मैं चलो आगे जाके भी बताता हूँ। कहता है जी अब ये जो रिलेशन है थीटा टेंजेंट θp इज इक्वल टू n2 ओवर n1, ये जब हम सारी कैलकुलेशन करते हैं ना, इस फार्मूले को सोल्व करने के बाद ये पूरा फार्मूला डिराइव होता है। इसमें n2 वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम के ऊपर लाइट आके इंसिडेंट कर रही है, ठीक है, जिस मीडियम पर आके लाइट इंसिडेंट कर रही है, और जहां से आ रही है, जिस मीडियम से आ रही है वो n1 है। अब आ कहां से रही थी, एयर से, और आ किसके ऊपर रही थी, ग्लास के ऊपर। तो n2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, जिसके ऊपर आके पड़ रही है, यानी ग्लास के ऊपर आके पड़ रही है, और कहां से आ रही है, एयर से आ रही है। तो अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपको पता है n1 जो होता है वो 1 होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो टेंजेंट θp यूजुअली इज इक्वल टू n2 बचेगा, और इस n2 को हम क्या बोलेंगे, ये वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम का जिस मीडियम पर लाइट आके गिरी है।
तो हम इसको यूजुअली आमतौर पे टेंजेंट थीटा पी इज इक्वल टू एन ही मानते हैं। ये एक फार्मूला बन गया, ठीक है। ये पोलराइजिंग एंगल है, ठीक है, इसी को हम ब्रिस्टर एंगल भी बोलते हैं ना, ओके, इज इक्वल टू एन। तो लो जी अब अगला सवाल। तो अब ये इसमें इसका मतलब n2 किसको रिप्रेजेंट करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑन विच लाइट इज फॉलिंग या लाइट इज इंसिडेंट, तो बीटा ऑप्शन है। बाकी देख लें कोई भी ऑप्शन इससे मैच नहीं करी, जो बात मैंने आपको भी बताई थी। इसके बाद इफ अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ ग्लास सरफेस, अब देखो किसके ऊपर लाइट आके फॉल की? ग्लास सरफेस पे, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया। कहता है बताओ रिफ्रैक्शन एंगल कितना होगा। अच्छा अब मजे की बात, जो रिफ्रैक्शन एंगल है ना, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो 90 डिग्री माइनस पोलराइजिंग एंगल है, ठीक है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। ये ऊपर डायग्राम के ऊपर भी अप्लाई करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने लॉन्ग में पढ़ा भी हुआ है। तो ये फार्मूला। अब ये थीटा पी कैसे निकलेगा? अब थीटा पी कैसे निकलता है उसको मैंने यहाँ पे पहले कैलकुलेट किया हुआ है, देखें कैसे निकलेगा। है यार, थीटा पी इज इक्वल टू आएगा टेंजेंट इनवर्स एन। ये देखो ये वाले फार्मूले से मैंने निकाल दिया ना, थीटा पी इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एन। अब एन कौन सा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिसके ऊपर लाइट आगे पड़ रही है, और उसका दिया हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। तो थीटा पी आ गया टेंजेंट इनवर्स √3, और टेंजेंट इनवर्स √3 होता है, कैलकुलेटर पे चेक करो 60 डिग्री। तो जब आप यहाँ पे थीटा पी की जगह 60 पुट करोगे तो 90 माइनस 60 कितना आता है? 30। सो योर आंसर इज 30 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैथमेटिकल एमसीक्यू इस टॉपिक में से आएगा तो वो इन्हीं में से आएगा जो मैंने आपको बता दिए इंशाल्लाह, ठीक है। आगे इसी तरह कहता है जी अगर पोलराइजिंग एंगल जो है ना वो 54.5 डिग्री हो तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? यार ये तो सिंपल सा है, टेंजेंट, ये देखो फार्मूला लिखा हुआ है टेंजेंट थीटा पी इज इक्वल टू एन। तो थीटा पी है 54.5, तो टेंजेंट ले लो इसका तो 1.4 आ जाएगा। सो योर आंसर इज 1.4, वेरी सिंपल। उसके बाद आगे चलते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट आता है मेलिसिस लॉ। यार क्या कमाल किस्म का लॉ है ये। अच्छा अब मेलिसिस लॉ हमें ये कहता है कि यार देखो आपको पता है, अभी मैं ऊपर आपको बता रहा था जिसके मैंने आपको वीडियो की एग्जांपल भी दी है, कि जब हम सेकंड पोलराइड को रोटेट करवा रहे होते हैं तो जब सेकंड पोलराइड पहले पोलराइड के परपेंडिकुलर हो जाता है तो कोई लाइट नहीं मिलती। वो इस फार्मूले से प्रूफ होता है, I इज इक्वल टू आई नोड कोस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला मेलिसिस लॉ कहलाता है बेसिकली। इसकी डेरिवेशन पूरी आपने लॉन्ग में की हुई है, ठीक है। हम कंपोनेंट बनाते हैं बाकायदा, उसके कंपोनेंट्स में से जो है ना, जो लाइट का जो अपना एम्पलीट्यूड होता है उसका एक कंपोनेंट ए कोस थीटा पैरेलल होता है, जो अपना हमारा एनालाइजर है उसके, तो वो उसमें से पास करता है ए नोड कोस थीटा। बुक में पूरी डेरिवेशन आपने की है लॉन्ग में। हल्का सा टॉपिक को स्टार्ट होने से पहले टॉपिक को पढ़ लिया करो ना एक मरतबा, टॉपिक को पढ़ के आओ। देखो मैंने टॉपिक वाइज एमसीक्यूज इसलिए दिए हैं कि आप टॉपिक को पढ़ के आओ तो तुम्हारे एमसीक्यू दस्ती होने हैं मेरा पुत्र। अच्छा अब देखो इसमें मैं अब आपको बता दूं कि आई क्या है, आई नोड क्या है और थीटा क्या है, ये चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है। देखें अनपोलराइज लाइट थी, पोलराइजर में से गुजरी, प्लेन पोलराइज्ड होके आई, ये जो इंटेंसिटी है डेट इज आई नोड। प्लेन पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी है आई नोड, और जब ये एनालाइजर में से गुजरी और किसी पर्टिकुलर एंगल पर बेंड भी हो गई अगर, ठीक है, उसने कितना उसको बेंड किया, ठीक है, यानी कि जो बेंड नहीं किया, जो सेकंड पोलराइड अगर हम उसको खुद रोटेट करवाते जाते किसी पर्टिकुलर एंगल पर, ठीक है, तो अब जो उसको जिस एंगल पर रोटेट करवा रहे हैं इसका मतलब ये थीटा कौन सा एंगल होगा? ये वो एंगल होगा जो एनालाइजर का और इनिशियल पोलराइजर दोनों के एक्सिस के दरमियान का होगा। यही उसने बनाया। ये देखो इनिशियल पोलराइजर ये था और जब इसको रोटेट करवाया तो इसका एक्सिस ये हो गया, तो ये इनके दरमियान का एक एंगल बन गया, ठीक है, ओके हो गया। तो अब जब इस एंगल पर ये पड़ा होगा तो जाहिर बात है जो इस एंगल में जो लाइट आ रही होगी सिर्फ वही अब इसमें से पास करेगी, उसका भी एक पर्टिकुलर एंगल बन जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जब इस सेकंड पोलराइजर जिसको हम एनालाइजर बोलते हैं इसमें से लाइट गुजरती है तो उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। तो इस सेकंड पोलराइड में से यानी एनालाइजर में से गुजरने के बाद की जो इंटेंसिटी होती है डेट इज आई। अब सुने, सेकंड पोलराइड यानी एनालाइजर में से गुजरने से पहले वाली जो इंटेंसिटी है डेट इज आई नोट, गुजरने के बाद जो बचती है डेट इज आई, और थीटा उन दोनों एनालाइजर और पोलराइजर के एक्सिस के दरमियान का एंगल है, और cos स्क्वायर थीटा ये तो डेरिवेशन में आता है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको नहीं भूलेगा। तो लो जी, मेलिसिस लॉ स्टेट्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट कहते हैं लाइट की इंटेंसिटी को किससे रिलेट करती है? तो लाइट की इंटेंसिटी को किससे रिलेट कर रहे हैं? एंगल से रिलेट कर रहे हैं। या दूसरी इंटेंसिटी देखो ना, इधर इंटेंसिटी के अलावा कौन सी चीज है? इधर एंगल ही तो है।
तो इसीलिए इसका आंसर डेल्टा बन जाएगा, और इसका आंसर तो आपने देख लिया कि बीटा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मेलिसिस लॉ में क्या होता है भला, जो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कोसाइन स्क्वायर थीटा की। और थीटा क्या है, दोनों एनालाइजर और पोलराइजर के दरमियान का एंगल है, और पोलराइजर से जो लाइट निकल रही है वो प्लेन पोलराइज्ड है। तो हम सादा जुबान में ये भी कह देते हैं कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट आई है और जो एनालाइजर में से गुजरना है उसके दरमियान का एंगल होता है ये थीटा। तो देख लीजिएगा कौन सी ऑप्शन बनती है। कोसाइन मेरा ख्याल है किस में आता है, ए ऑप्शन में कोसाइन आ रहा है। ठीक है, बस तो यही बनती है, डेफिनेशन है ये तो सिंपल। आगे, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू द पोलराइजर, तो पोलराइजर में से गुजरने के बाद जो लाइट की इंटेंसिटी है वो क्या हो जाती है, मैंने आपको बताया था डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद द एंगल बिटवीन द लाइट वेव एंड द पोलराइज एनालाइजर इज कॉल्ड, इस एंगल को हम एक स्पेशल नाम देते हैं जिसको हम नाम देते हैं एजीमुथ एंगल। ठीक है जी, ये एक स्पेशल इसका नाम है जो कि आपकी किताबों में नहीं लिखा, बट आप इसको भी याद रखें। ठीक है, अच्छा अब एक और बात मैं आपको बताता चलूं। देखें, अगर इस फार्मूले में थीटा की जगह पर 0 डिग्री पुट करेंगे तो आई इज इक्वल टू आई नोड cos 0 का स्क्वायर, cos 0 डिग्री का होल स्क्वायर, cos 0 1 होता है तो आई नोड आ गया। यानी कि अगर दोनों, अगर ये वाला पोलराइड और ये वाला एनालाइजर दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी आपको सेकंड पोलराइड में से, यानी एनालाइजर में से गुजरने के बाद। अगर ये थीटा की वैल्यू हो जाए यहाँ पर 60 डिग्री, तो चलो आई इज इक्वल टू आई नोड cos 60 डिग्री और बाहर आएगा होल स्क्वायर, तो cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर लोगे तो 1/4, तो आई नोड ओवर 4। और यहाँ पे कई दफ़ा एमसीक्यू यूं भी आता है कि बताओ भी किस एंगल के ऊपर एनालाइजर में से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी ओरिजिनल इंटेंसिटी का 1/4 हो जाएगी। तो ये देखो ना, ये इसको हम लिख सकते हैं ना 1/4 आई नोड, और 1/4 को 0.25 भी बोलते हैं, और 0.25 को हम परसेंटेज में अगर देखें तो ये 25% बनता है। तो बताओ किस एंगल पर पोलराइड में से पोलर एनालाइजर में से गुजरने के बाद की जो लाइट है वो सिर्फ 25% रह जाती है। ये भी सवाल बन सकता है, कितनी परसेंटेज रहेगी, कितनी फ्रैक्शन रहेगी, या वैल्यू भी पूछ सकते हैं आपसे, ये एंगल भी। तो ये डिफरेंट तरीके से एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह अगर मैं इसमें अब थीटा को 90 डिग्री पुट कर दूंगा, मजे की बात चेक करो, जब मैं थीटा को 90 डिग्री पुट कर दूंगा तो आई इज इक्वल टू आई नोड cos 90 डिग्री का होल स्क्वायर, तो cos 90 तो 0 होता है, तो पूरी चीज़ ही 0 होगी, तो इंटेंसिटी 0 होगी। इसीलिए बहुत है, जब सेकंड पोलराइड पहले पोलराइड के, यानी सेकंड पहला पोलराइड ऐसा है, सेकंड अगर ऐसे बन गया और ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो भाई अब कोई लाइट आपको नहीं मिलेगी, जो लाइट की इंटेंसिटी है वो 0 हो जाएगी। वो इस लॉ में से देखें प्रूफ हो रही है। सो दीज आर द मल्टीपल एमसीक्यूज, और मैं बड़ी क्लियर जुबान में इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। आगे चलते हैं। आगे ये कहता है जी, द अनवांटेड लाइट। अच्छा, आप अक्सर औक़ात देखते हैं सूरज की तरफ देखें ना, या किसी भी लाइट की तरफ देखें तो एक्स्ट्रा लाइट आती है जो आपकी आंखों को चुभ रही होती है, उसको ग्लेयर बोला जाता है। सो अनवांटेड लाइट दैट इंटरफेयर्स विद विजन इज टर्म्ड एज, क्या नाम दिया जाता है इसको, ग्लेयर का नाम दिया जाता है। फ्लेयर, हेज, कॉन्ट्रास्ट, ये तो अजीब अजीब ऑप्शन ही बनाई है, खुद ही माशाल्लाह देख लीजिएगा, आपने देखना होगा तो। ठीक है, आगे, द एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट आफ्टर द एनालाइजर। अभी मैंने बताया एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, इंटेंसिटी की बात नहीं कर रहा। कई लोग cos स्क्वायर लगा देते हैं, और भाई एम्पलीट्यूड होता है a नोड cos थीटा, और इंटेंसिटी होती है आई नोड cos स्क्वायर थीटा। पेपर में देख लेना, ये कई सरकारी अन्य हैं, सॉरी माजरत, ये ठीक है, जो गलत लगाते हैं, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी में बड़ा फर्क है। ठीक है, तो इसको ना भूलना। तो यहाँ पे आंसर है a cos थीटा। आगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। बुक की लाइन है कि इसमें होता है कि अनपोलराइज लाइट को जब हम किसी पोलराइजर में से पास करवाते हैं तो वो जब प्लेन पोलराइज्ड होकर बाहर निकलती है तो हम उसको किसी सोल्यूशन में से पास करवाते हैं, और वो सोल्यूशन अपने अंदर एक प्रॉपर्टी रखता है कि वो आने वाली प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी पर्टिकुलर एंगल पर रोटेट करवा देता है। ये देखें, और ये रोटेट करवाया था किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर, और इसमें स्पेशल किस्म के सोल्यूशंस में मटीरियल यूज होते हैं। ठीक है, वो भी आगे आएंगे, भी उनका नाम भी आएगा। तो इस चीज को बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल का मतलब लाइट, रोटेशन से मुराद तो आने वाली प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी पर्टिकुलर एंगल पर रोटेट करवाना इनका काम होता है। ठीक है, सो सब्सटेंस टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस बोला जाता है। और इनकी एग्जांपल में क्वार्ट्ज आते हैं, इसके अलावा सिनेबर आता है, और इसकी ये क्या लिखा है, कोलेज लिखा है, कोलेजन, सिनेबर, क्वार्ट्ज, ये मटेरियल्स हैं। ठीक है, कहता है ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस की एग्जांपल है। ये आपकी बुक में से मैंने एमसीक्यूज उठाए हैं। ठीक है, आगे, अब
पोलराइजेशन की ना एप्लीकेशंस थी, ये बच्चों वाली एप्लीकेशंस हैं, आपने पढ़ी हुई हैं, इनमें कोई भी कॉन्सेप्चुअल ऐसी बात नहीं है। बस पोलराइजेशन में एक बात याद रखें, हम ग्लेयर को रिड्यूस करते हैं, पोलराइजेशन में लाइट की इंटेंसिटी रिड्यूस होती है, पोलराइजेशन में लाइट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कन्फाइंड डायरेक्शन में हासिल की जाती है, ठीक है। सो ये डिफरेंट जगहों पर यूज़ होता है, मेडिसिन के अंदर, मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर ये यूज़ होता है, ठीक है। अपना मटेरियल टेस्टिंग के अंदर ये यूज़ होता है। अब कैसे होते हैं, क्यों होते हैं भाई, ये तो इनकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस वगैरह आप पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा ना। तो जस्ट हमारी बुक में एप्लीकेशंस के अंदर से जो एमसीक्यूज बन सकते थे मैंने वो भी बना दिए। इमेजिंग एंड माइक्रोस्कोपी में पोलराइजेशन हेल्प करती है ग्लेयर को रिड्यूस करने में और कंट्रास्ट को इंप्रूव करने में। बुक की लाइन है, एग्जैक्ट बुक की लाइन है भाई। उसके बाद पोलराइजेशन इज यूज्ड इन मेडिकल एप्लीकेशन, मेडिकल एप्लीकेशन में ये कैंसर को डायग्नोसिस में यूज होती है, टिश्यू इमेजिंग में यूज होती है, लेजर सर्जरी में यूज होता है। सो ब्रावो आंसर है, ठीक है। अब हार्ट रेट मॉनिटरिंग के अंदर तो यूज नहीं होती ना पोलराइजेशन, ठीक है। तो जहां पे इमेजिंग की हम कोई बात कर रहे हैं वहां पर तो ये यूज हो सकती है। आगे, द टेक्निक ऑफ एनालाइजिंग स्ट्रेस इन ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स यूजिंग पोलराइज्ड लाइट इज नोन एज फोटो इलास्टिसिटी। ये भी बुक की लाइन है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है इसकी, मतलब एप्लीकेशन है इसकी। एस्ट्रोनॉमी में भी पोलराइजेशन यूज होती है। किस लिए यूज होती है, जो बड़े बड़े दूर दूर हमारे डिस्टेंट स्टार्स हैं, ठीक है, और लाइट के डिफरेंट फिनोमिनास को ऑब्जर्व करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो स्टार्स जो लाइट फ्रॉम डिस्टेंट स्टार्स, ठीक है, कॉस्मिक फिनोमिना वगैरह को एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है जी। अभी आगे लिखा है ब्लॉक लाइट पॉल्यूशन, नहीं, लाइट की पॉल्यूशन को थोड़ी ब्लॉक करने के लिए यूज होते हैं एस्ट्रोनॉमी में, ठीक है। लाइट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गुजरने देते हैं, ब्लॉक थोड़ी कर लेते हैं मुकम्मल तौर पे। तो मैयर प्लेनेट मैस, प्लेनेट का मैस ये कैसे मैयर करके देगा, ये फार्मूला है। उसके बाद इंक्रीज टेलीस्कोप रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन इसका काम ही नहीं है, रिजॉल्विंग पावर का काम, इसके रिजॉल्विंग पावर से क्या तल्लक आया, ठीक है, वो तो माइक्रोस्कोप का काम है। तो लिहाजा बेस्ट आंसर, बंदा देख भी लेता है कि बेस्ट आंसर जो बनता है उसको टिक लगाओ, जिंदगी में सुकून हासिल करो। आगे जी, पोलराइजेशन हैज एप्लीकेशन इन, और कहाँ पे, स्पोर्ट्स के अंदर कभी देखी हो आपने, ठीक है, नहीं, कारपेंटरी के अंदर, ठीक है कोई कारपेंटर यहाँ पे, कुकिंग घर में जो बीबियाँ पकाती हैं खाना वगैरह, कभी पोलराइजेशन इस्तेमाल की, ठीक है, कहते ब्यूटी में यूज़ की है ना। शीशे को डिफरेंट एंगल पे रख के चेक करते हैं कि किस एंगल के ऊपर मुंह सही आ रहा है। अच्छा सॉरी। आगे तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इमेजिंग सिस्टम, ये यहाँ पर तो चलती है। केमिस्ट्री के अंदर बाकायदा पोलराइज मटेरियल्स यूज़ होते हैं। इमेजिंग सिस्टम में तो मैंने आपको बता दिया ग्लेयर को रिड्यूस करने के लिए, और बायोलॉजिकल मटीरियल्स में भी, बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ये। आगे, पोलराइज्ड लाइट विद एन इंटेंसिटी, लो जी कहता है पोलराइज्ड लाइट आई है, उसकी इंटेंसिटी इतनी है, यानी ये आई नोड होगी। कहता है कि एनालाइजर में से पास की है, यानी ये पास करने से पहले वाली आई नोड है, पास की, और इस एंगल के ऊपर पोलराइजर के एक्सिस के साथ उसका एंगल इतना है। तो कहता है बताओ, सॉरी, एनालाइजर और पोलराइजर के एक्सिस के दरमियान में एंगल 30 डिग्री का। कहता है बताओ जो लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। तो ये फार्मूला लगाया मेलस लॉ का, आई नोड भी दिया है, थीटा भी है, आई नोड की जगह 75, थीटा की जगह 30 डिग्री, स्केयर लें, cos 30 0.866 होता है, स्केयर लें, मल्टीप्लाई करवाएं, ये आंसर आ जाएगा 56.25। तो कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है, ये वाली ऑप्शन मैच कर रही है, बात खत्म। इसी तरह अ पोलराइज्ड लाइट विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स, एक पोलराइज्ड लाइट है, अब उसका एम्पलीट्यूड, मैं बार बार बता रहा हूँ, वर्ड पे गौर कर लेना, एम्पलीट्यूड है 5 यूनिट्स या 5 मीटर भी वो बोल सकता था। एक पोलराइजर में से गुजरी है और उसका एंगल जो है ना वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो कहता है बताओ जो एनालाइजर में से लाइट निकलेगी उसका एम्पलीट्यूड बताओ। तो एम्पलीट्यूड के लिए ये वाला फार्मूला लगेगा, ए नोट कोस थीटा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का फार्मूला दोनों अलग-अलग है। लो जी, ए नोट की वैल्यू पुट की, थीटा की वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई करवाए तो आंसर आ गया 2.5 यूनिट्स। अब ये कैलकुलेशन भी अगर मैंने सिखानी है तो मेरा पुत्र फिर तुम पढ़ना ही छोड़ दो। आगे, द टू एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजिंग फिल्टर्स, तो यार कितनी दफ़ा पढ़नी है पोलराइजिंग फिल्टर्स की, दो, एक तो मैंने बताया ग्लेयर, बार बार देखिए मैं ग्लेयर का वर्ड बोल रहा था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जहाँ पे भी इमेजिंग वगैरह होगी तो देखो कौन सी ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन मैच कर रही है, एक्सरे इमेजिंग और ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, ये और चीज़ है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और एक्सरे इमेजिंग ये डिफरेंट चीज़ें हैं। टेलीस्कोप लेंस एंड लेजर्स वगैरह नहीं, तो देखो स्काई फोटोग्राफी एंड ग्लेयर रिडक्शन, हमारी वो ऊपर वाली सारी डिस्कशन से भी मैच ही सिर्फ ये कर रही है। आगे, पोलराइजिंग फिल्टर्स आर ऑल्सो नोन एज पोलराइड्स इन मटेरियल साइंस। अभी मैं बताया मटेरियल साइंस के अंदर ये स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होता है मटेरियल्स का, उसको चेक करने के लिए भी इनको हम यूज़ करते हैं, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन द मटेरियल्स। आगे क्या कहते हैं जी, ग्रेविटेशनल वेव्स आ गई है। लो जी, ग्रेविटेशनल वेव्स अगर आपने पहले नहीं पढ़ी हुई तो इसको पहले पढ़ लीजिएगा, एक मरतबा बुक से पढ़ लें, उसके बाद यहाँ पे ये सारे थियोरेटिकल बेस एमसीक्यूज हैं। आगे मैथमेटिकल नहीं, बस एक दो मैथमेटिकल शायद है, वो भी v = f लैम्डा का जो फार्मूला तुम छोटे होते इतने होते थे ना, अभी भी उतने की हो, वैसे तब से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है।
अच्छा, सो ग्रेविटेशनल वेव्स बेसिकली है क्या है, हमारे जो स्पेस टाइम है उसके अंदर हम कहते हैं जी कि जो रिपल्स हैं वो बेसिकली ग्रेविटेशनल वेव्स हैं। ठीक है, तो अब कहते हैं जी साउंड वेव्स हैं स्पेस में, यार ये तो जाने ही दो यार, ये गुस्सा ही ना, ये तो देखो ना बकवास ही ऑप्शन बन गई है। ये लाइट वेव्स हैं, मज़ा नहीं आया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो तो इतनी सारी हैं भाई। तो अच्छा, रिपल्स और स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग ऑफ स्पेस टाइम, बेस्ट ऑप्शन ये बुक की लाइन। तो जिस बच्चे ने टॉपिक पढ़ा है उसको पता है कि ये भाई बुक की लाइन है। ठीक है, वो जिस तरह बेडशीट नहीं होती, वो बेडशीट वाली आपने एग्जांपल पढ़ी होगी कि जब हम उसके ऊपर कोई भी मैसिव ऑब्जेक्ट फेंक दें कॉर्नर के ऊपर भी, तो वो जाता है सेंटर की तरफ, और जब वो सेंटर की तरफ होगा, सपोज करें अब बेडशीट ऐसे लटकी हुई है नीचे, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकेंगे वो घूमता घुमाता जाएगा कहाँ पे, सेंटर की तरफ ही। तो इसी तरह की ग्रेविटेशनल वेव्स के अंदर कहानी थी स्पेस टाइम के अंदर। ठीक है, कि वो कर्व्ड है, स्पेस टाइम इज कर्व्ड, ये लाइन भी आपने पढ़ी है। खैर आगे, तो ग्रेविटेशनल वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्डिनरी स्टार्स, विंड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायलेंट कॉस्मिक इवेंट्स, ये हमेशा कॉस्मिक इवेंट्स की वजह से, ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार्स, उनके आपस में मिलने से, उनके गिर्द ऑर्बिट्स जो बनते हैं उनकी वजह से ये प्रोड्यूस होती हैं। सो अगर आप थ्योरी पढ़ चुके हैं तो आपको पता है कि इसका आंसर चार्ली ही बनता है। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल वेव्स किस स्पीड से ट्रेवल करती हैं भाई? स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल कर नहीं सकती, तो मैक्सिमम इनकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट ही होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल वेव्स कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट जितने भी हमारे कॉस्मोलॉजिकल, मतलब हम ये हमारी अर्थ के ऊपर नहीं, हम इनको स्टडी करते हैं आउटर स्पेस में। तो आप इसको पहले एक तो अपने माइंड में ये बैठा लें कि ये ग्रेविटेशनल वेव्स हमारी आउटर स्पेस में है, मतलब जो स्टार्स हैं, ब्लैक होल्स हैं, उन जगहों पे हैं ये। ठीक है, स्पेस के अंदर है। तो एक बात तो बंदा, इसका मतलब कॉस्मोलॉजिकल बात तो होगी। तो इसमें से आप देखिए ये जो बात है ना, इसमें से कई एमसीक्यूज आपके एमई शुगल में ऑप्शंस देख के पता चल जाना है। ऑप्शन देख के आंसर का पता चल जाता है कि यार बाकी ऑप्शंस हो ही नहीं सकती। तो आप देखें जी, ग्रेविटेशनल वेव्स जो होती हैं वो कॉस्मिक इवेंट्स दैट क्रिएटेड देम, ठीक है जी, उनकी ही इंफॉर्मेशन हमें देती है ये। ग्रेविटेशनल वेव्स को सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1916 में प्रेडिक्ट किया था, और आइंस्टाइन ने जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो एक्सप्लेन करती है कि ग्रेविटी जो है वो कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम कॉज्ड बाय द मैसिव बॉडीज। अभी मैं बताया था कि मैसिव बॉडीज जो होती हैं वो पूरे बेडशीट को, जिस तरह मैसिव बॉडी को बेडशीट के ऊपर फेंकेंगे, वो ऐसे चादर लटकाई है आपने, तो वो क्या करेगी, लटक जाएगी ऐसे ना। ठीक है, तो इसी तरह ये बात की थी इसने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। आगे दो तरह की थ्योरी थी ना, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो जो स्पेशल थ्योरी थी वो इनर्शियल फ्रेम से डील करती थी, और जिसमें हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डील करते हैं। विच टाइप ऑफ ग्रेविटेशनल वेव हैज अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी? अब ग्रेविटेशनल वेव डिफरेंट टाइप्स की थी। स्टोकास्टिक ग्रेविटेशनल वेव्स थी, ठीक है जी, बर्स्ट ग्रेविटेशनल वेव्स थी, कंटिन्यूस ग्रेविटेशनल वेव्स थी, और चौथी थी कॉम्पैक्ट बाइनरी इन स्पाइरल ग्रेविटेशनल वेव्स। ये 4 टाइप्स ग्रेविटेशनल वेव्स की आपकी बुक में बकायदा हर एक का छोटा छोटा करके लिखा है मैंने, वो यहाँ पर भी लिख दिए ताकि आपको बुक पढ़े तो आप जस्ट अंडरलाइन ही करें। अच्छा, ऐसी ग्रेविटेशनल वेव्स जो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और प्रोड्यूस होती हैं सिंगल स्पिनिंग मैसिव ऑब्जेक्ट से, उनको हम नाम देते हैं कंटिन्यूस ग्रेविटेशनल वेव्स का। और ये आपकी बुक की लाइन भी मैंने यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे दे दी है। आगे क्या कहते हैं, कहते हैं कंपैक्ट बाइनरी इंस्पायरल ग्रेविटेशनल वेव्स, ये प्रोड्यूस होती हैं बेसिकली कब? हमारे जो बाइनरी सिस्टम्स हैं, बाइनरी सिस्टम से मुराद ये है कि जिसमें हमारे पास स्टार्स, ब्लैक होल्स या न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल के पेयर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के गिर्द ऑर्बिट कर रहे होते हैं। तो बाइनरी सिस्टम में ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार या स्टार और ब्लैक होल्स, इनके पेयर्स एक दूसरे के गिर्द ऑर्बिट कर रहे होते हैं। उनसे जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनको नाम से पता चल रहा है बाइनरी, यानी कि 2 की बात कर रहा है ना, तो कॉम्पैक्ट बाइनरी इंस्पायरल ग्रेविटेशनल वेव्स बोलते हैं। सो चार्ली ऑप्शन इज योर आंसर, और ये भी आपकी बुक के रेफरेंस ही है। ठीक है, बुक की एग्जैक्ट लाइन है, एग्जैक्ट बुक की लाइन। और एक और है ये बर्स्ट वेव्स, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है जी, सॉरी बर्स्ट वेव्स, ठीक है जी, ये मैंने आपको भी बताया है कि ये इसका एमसीक्यूज नहीं है, बस यहाँ पे देख लें। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द वायलेंट इवेंट्स, ठीक है जी, जो आउटर स्पेस के अंदर वायलेंट इवेंट्स होते हैं, जिस तरह सुपरनोवा है, ठीक है जी, इसका गैमा रे बर्स्ट और कॉस्मिक स्ट्रिंग्स वगैरह। अब ये डिफरेंट फिनोमिनाज हैं जो कि आउटर स्पेस के अंदर अकर होते हैं, और जिन बच्चों को इनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा तो वो जब स्पेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, मतलब स्पेस के ऊपर रिसर्च करेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें तब यूज़ होंगी। ठीक है, बट हम अभी इनको एमसीक्यूज़ के लिहाज से देख रहे हैं, हम यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन इनका पढ़ रहे हैं। आगे तो स्टोकास्टिक वेव्स, जो ग्रेविटेशनल वेव्स जो होती हैं ना, याद रखना इनको डिटेक्ट करना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि एक तो ये क्या नाम है अपना,
कहता है ये होती वीक है बेसिकली, कैरेक्टराइज्ड बाय वीक, उसके बाद रैंडम सिग्नल्स फ्रॉम मैनी सुपरपोज्ड सोर्सेज। जो ग्रेविटेशनल वेव्स के सुपरपोज्ड सोर्सेज होंगे, कहते हैं उनसे रैंडम सिग्नल्स, और ये बड़ी वीक होती हैं, ठीक है। ये देखिए लिखा है ना, स्टोकास्टिक ग्रेविटेशनल वेव्स आर वीक रैंडम सिग्नल्स ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स, जो कि किससे प्रोड्यूस होते हैं, बाय सुपरपोजिशन ऑफ मैनी वीक ग्रेविटेशनल वेव सोर्सेज। बहुत ही वीक ग्रेविटेशनल वेव सोर्सेज जो होते हैं, वो जो ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, ये उनसे बनती हैं, और ये वीकर होती हैं और रैंडम सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। आगे उसने कहा है कि इनको डिफिकल्ट होता है डिटेक्ट करना, तो ये बुक की लाइन में से मैंने दिया था। आगे, द मोस्ट डिफिकल्ट ग्रेविटेशनल वेव्स टू डिटेक्ट आर, ये बड़ा मशहूर एमसीक्यू है, ठीक है। तो वो कौन सी होंगी, स्टोकास्टिक होंगी। एग्जांपल ऑफ सोर्सेज ऑफ ग्रेविटेशनल वेव इंक्लूड, अब ग्रेविटेशनल वेव्स किन किन से प्रोड्यूस हो सकती है, प्लैनेट्स ओनली नहीं, व्हीकल्स होना, हाँ तुम मोहल्ले में जहाज चलाओ ना जाके, ठीक है, तो तुमको मैंने ग्रेविटेशनल वेव प्रोड्यूस कर ली है, या स्कूटी ली हुई आजकल, ठीक है, पेट्रोल तो बड़ा महंगा है, तो स्कूटी लेके तुमको मैं ग्रेविटेशनल वेव प्रोड्यूस कर रहा हूँ, है। तो स्टार्स एंड गैलेक्सीज ओनली नहीं, ओनली का वर्ड नहीं, वैसे बनता था मगर ओनली का नहीं बनता, तो इसका अब मगर आप देखो एक ही ऑप्शन है, कहते हैं हाँ जो बड़ी वाली ऑप्शन होगी वही आंसर होगी और भाई ऐसा जरूरी नहीं है। तो न्यूट्रॉन स्टार्स, ब्लैक होल्स, गैमा रेज, बर्स्ट, कॉस्मिक स्ट्रिंग्स, ये सारे के सारे जो होते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स का सोर्स है। तो इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल वेव्स क्या करती है भाई, इस दुनिया की जोन सी भी वेव है उसकी इंटेंसिटी जो होती है हमेशा रिड्यूस करती है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है। एक बल्ब है, उससे जितना दूर जाते जाओगे इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो वीकन्स एज दे ट्रेवल फार्दर फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से दूर जाते जाएंगे, इसकी इंटेंसिटी वीक होती जाएगी। ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोपागेट करती हैं, याद रखिएगा, स्पेस टाइम में हर डायरेक्शन में, इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, ये कौन सा लेजर है, ठीक है, हर डायरेक्शन में। आगे, एसेंट्रिसिटी, ये मैथमेटिक्स का टॉपिक था बट इन्होंने यहाँ पर डाला हुआ है। एसेंट्रिसिटी ऑफ एन ऑर्बिट, एसेंट्रिसिटी बेसिकली किसको बोलते हैं कि कोई भी शेप वो अपने सर्कुलर ऑर्बिट से कितना डेविएट कर रही है, उस चीज को एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। सो एसेंट्रिसिटी ऑफ एन ऑर्बिट मेजर्स, ऑप्शन देख ले, हाउ मच द ऑर्बिट डेविएट्स फ्रॉम अ परफेक्ट सर्कल। और याद रखिएगा, अब अगर एक सर्कल ही हो तो वो तो पहली सर्कल है, तो उसकी एसेंट्रिसिटी क्या होगी, 0 होगी। उसके बाद जिसकी एसेंट्रिसिटी 1 होगी उसको बोलेंगे पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी, जिसकी एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी उसको बोलेंगे हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी, और जिसकी 0 और 1 के दरमियान में होगी एलिप्टिकल ऑर्बिट। ये अंडरलाइन कर लें, इनको याद रख लें। एक मिनट अपना लैपटॉप चार्जिंग पे लगा लूं इससे पहले कि वो बंद हो। लो जी, तुमने आज मेरी कुर्सी देख ही ली, इसी बहाने है, चलो अच्छी बात है। अच्छा जी, अब देखो इधर अपना किधर से गया, हाँ, तो ये एमसीक्यूज अब आपको याद हो जाएंगे ये वाले, ठीक है, ये भी एमसीक्यूज याद कर लेने, ये आ सकते हैं, बुक में से मैंने उठाए हैं। द पीरियोडिक स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेशन कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल वेव्स इज आल्सो नोन एज, इसको हम टाइडल फोर्सेज भी बोलते हैं, ठीक है, जो टाइड्स बनती है ना, जो हमारे समंदर के अंदर भी टाइड्स बनती है, बड़े बड़े एम्पलीट्यूड वाली जो पानी की लहरें होती हैं उनको टाइड्स बोलते हैं ना। और ये टाइड्स होती हैं, आपने पढ़ा था, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन की वजह से भी बनती हैं। तो द टाइडल फोर्स कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल वेव्स, और ये बेसिकली ग्रेविटेशनल वेव से ही बनती हैं, आर सिमिलर टू ओशियन टाइड्स कॉज्ड बाय, अभी मैं आपको बता चुका हूँ, सूरज और जो चांद है उसकी भी टाइड्स, उससे भी उनकी भी ग्रेविटेशनल फोर्स से टाइड्स बनती हैं। आगे, ये बड़ा मशहूर एमसीक्यू है, ये पेपर में आएगा भी। Gravitational waves from events like black hole merges pass through Earth, but the amplitude is extremely small, typically is of order, बुक की लाइन है एग्जैक्ट भाई, इसकी वैल्यू 10⁻10 to 21 to 10⁻22 मीटर होती है इनकी वेवलेंथ की रेंज, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जी इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरोमीटर एक ऐसा ऑप्टिकल टूल है जो कि ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। पहला तो ये आपको पता होना चाहिए। इसकी डायग्राम आपने अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूरा पढ़ा हो, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ये पेपर में आ भी सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी डायग्राम अगर आपने पढ़ी हो कि इसके अंदर देखें, ये एक बीम स्प्लिटर होता है जो दोनों रेस को देखें, इधर भी जो जा रही है इधर भी जा रही है, परपेंडिकुलर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इसके अंदर जो डिफरेंट मटीरियल्स हैं उनमें पावर रिसाइकलिंग मिरर यूज होता है, ठीक है। ये लेजर को बैक भेजता है ताकि मुकम्मल वो और स्ट्रॉन्ग होकर वापस आए, ठीक है। इसमें फोटो डिटेक्टर है, ये डिटेक्ट करेगा। ये 2 मिरर्स लगे होते हैं, M1 और M2, एंड मिरर्स इनको बोलते हैं। ये फेब्रे पैरेट कैविटी होती है, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है,
ठीक है, यानी बीम स्प्लिटर और इसके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है ना मिरर्स के दरमियान का, इनको बोलते हैं। तो ये आपने खैर लॉन्ग पढ़ा है। अब मैंने डायग्राम इसलिए डाल दी कि चलो एक मरतबा तुम देखोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई इस डायग्राम से भी एमसीक्यू बन सकता है। तो लेजर बीम को स्प्लिट किया गया है कितनी बीम्स में, तो लेजर बीम जो आई है वो 2 परपेंडिकुलर बीम्स में स्प्लिट किया गया है। उसके बाद बताओ जी इंटरफेरोमीटर में कौन सी लाइट को यूज किया गया, नजर भी आ रहा है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर को बोलते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं जी अपना LIGO, ये भी ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने वाली एक स्पेशल डिवाइस है। ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ी है ना ये इंटरफेरोमीटर, ये LIGO ही है बेसिकली। लेजर इसको बोलते हैं लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, तो ये इसका एब्रीविएशन है, याद रखें। और जो कन्वेंशनल इंटरफेरोमीटर्स होते हैं, ये LIGO तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना, जो कन्वेंशनल जो पुराने चलते आ रहे हैं ये उनसे डिफरेंट होते हैं। ये कहता है जी दे आर 1000 टाइम्स लार्जर एंड यूज एडवांस्ड सस्पेंशन फीडबैक। अब ये सारी बातें भाई लॉन्ग में आपने पढ़ी है, मैं तो बुक की लाइनों से उठा के एमसीक्यू बनाया है। ठीक है, ओके जी। इसके बाद द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटेशनल वेव इंटरफेरोमीटर इंक्लूड, अब यार अभी ऊपर जितने भी पार्ट्स पढ़े हैं वो देख लो किस ऑप्शन में नजर आ रहे हैं आपको, इसी में नजर आएंगे। उसके बाद पावर रिसाइकलिंग मिरर का काम मैंने आपको भी ऊपर बताया भी है कि ये क्या काम करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है ताकि वो वापस आए तो उसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज किया जाए। तो इस सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करके भेजता है आगे। ठीक है, इसके बाद LIGO को जो है सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था। LIGO फर्स्ट ऑब्जर्व्ड ग्रेविटेशनल वेव्स ऑन 14 फरवरी 2015 में। इसका मतलब ये मॉडर्न है, ये पुरानी चीज़ नहीं है ये। ठीक है, तुम्हारे जो है ना पैदाइश के बाद का ये काम है ये। ठीक है, आगे व्हेन अ ग्रेविटेशनल वेव पास थ्रू इंटरफेरोमीटर, तो अभी देखा जब आपने ग्रेविटेशनल वेव कहता है किसी इंटरफेरोमीटर में से पास करती है, इट कॉजेज अ टीनी डिस्टर्बेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स। वो जो 2 मिरर थे ना ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर मिरर्स, उन मिरर्स के दरमियान में कहता है एक फेज शिफ्ट आता है पर्टिकुलर, बुक की लाइन है। आगे द फर्स्ट डिटेक्टेड ग्रेविटेशनल वेव केम फ्रॉम, कहाँ से आई थी, याद रखिएगा सबसे पहले जो ग्रेविटेशनल वेव आई है वो 2 ब्लैक होल्स की कोलिजन से आई है। मैं नहीं कहता, साइंटिस्ट कहते हैं। ठीक है, आगे और जो विर्गो इंटरफेरोमीटर है, ठीक है जी। अच्छा, इंटरफेरोमीटर 2 तरह के हैं, एक है LIGO, ठीक है, एक है विर्गो। तो कहते हैं जो विर्गो होता है ना इंटरफेरोमीटर, इसकी जो 2 आर्म्स होती हैं उसकी लेंथ होती है 3 किलोमीटर, बुक की लाइन है आप लोगों की कसम। जबकि जो LIGO होता है उसकी जो 2 आर्म्स होती हैं उसकी लेंथ कितनी होती है, 4 किलोमीटर होती है, ये भी याद रखिएगा। और जो विर्गो क्या है, विर्गो क्लस्टर, ये क्लस्टर होता है कंसिस्टिंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1500 गैलेक्सीज का। क्लस्टर का मतलब मजमुआ। ठीक है, आगे हु प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स, किसने किया था जी ग्रेविटेशनल वेव्स की एग्जिस्टेंस, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। व्हाट आर ग्रेविटेशनल वेव्स, हाँ जी ये शुरू में भी बताया था, रिपल्स इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम, जैसा कपड़े के अंदर रिपल्स बन जाते हैं ना, कहते हैं इसी तरह स्पेस टाइम के अंदर को उसने स्पेस टाइम के फैब्रिक के अंदर जो रिपल्स होते हैं उनको ग्रेविटेशनल वेव्स बोलते हैं। बड़ी अच्छी सी डेफिनेशन है ये। व्हाट इज द प्राइमरी मेथड यूज्ड टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स, तो लेजर इंटरफेरोमीटर, ये हमने ऊपर भी तो लेजर इंटरफेरोमीटर ही पढ़ा है ना, LIGO जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स, तो प्राइमरी सोर्स अभी ऊपर बताया था कि 2 ब्लैक होल्स के आपस में मिलने से। ठीक है, तो ये देखें बाइनरी ब्लैक होल मर्जर, 2 तरह से MCQ ये आ गया है। ये MCQ डिफरेंट है उससे जो पहले था ऊपर, मगर थोड़ा सा डिफरेंट है, मगर आंसर सेम था। कहता है इफ ग्रेविटेशनल वेव हैज अ वेवलेंथ ऑफ दिस, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अच्छा अब मेरी बात सुने भाई, V इज इक्वल टू होता है F लैम्डा, तो F बराबर आएगा V ओवर लैम्डा। अब ग्रेविटेशनल वेव्स की वेव स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸, और इसने वेवलेंथ कितनी दे दी है 4000 × 10⁻3, तो ये तो बन जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻6, तो ये ऊपर बन जाएगा 300, नीचे आएगा 4, तो 300/4 अब चेक कर लीजिएगा, मेरा ख्याल है 75 हर्ट्ज आना है। वेरी सिंपल, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब बाइनरी सिस्टम एमिट्स ग्रेविटेशनल वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस, इसकी वेवलेंथ बताएं। अब वीडियो को बैक स्टॉप करके खुद पहले कैलकुलेट कर लें। तो देखिए कहता है जी बाइनरी सिस्टम एमिट्स ग्रेविटेशनल वेव्स, फ्रीक्वेंसी दे दी है ग्रेविटेशनल वेव्स की 10⁻⁻1 हर्ट्ज यानी कि 0.1 हर्ट्ज। कहता है वेवलेंथ बताएं कितनी होगी, तो भाई V इज इक्वल टू F लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू V ओवर F, ख़त्म बात। अब इसको कर लें। ठीक है,
तो लेमडा इज इक्वल टू वी ओवर एफ। तो v की वैल्यू 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8, ठीक है, और f की वैल्यू 0.1, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 10 रेज टू पावर 9 मीटर पर सेकेंड। सो डेट इज योर आंसर। तो ले जी, ये थे आपके छोटे छोटे MCQs आज के दिन के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ लाजमी इसको शेयर करें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।